Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आपका पाथफाइंडर के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने एथिक्स के लेक्चर को। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कुछ कि सबसे पहले हमने देखा था एथिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हमने नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स देखे थे और स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स में कुछ नॉर्मेटिव थ्योरीज थी। फॉर एग्जांपल हमने देखा था वर्च्यू एथिक्स, टीलियोलॉजी, डीओंटोलॉजी वगैरह। एंड देन हमने देखा था कि वर्च्यू एथिक्स क्या होता है, उसके फाउंडर सोक्रेटिस के क्या कहना था वर्च्यू एथिक्स के बारे में। कल हमने देखा प्लेटो की फिलॉसफी क्या है, हाउ प्लेटो टॉक्स अबाउट दैट द ह्यूमन कंडक्ट और एथिकल कंडक्ट कैन बी बिल्ड ऑन अ गुड कैरेक्टर, वो जो कि सोक्रेटिस की ही एक एक्सटेंशन था। आज की फिलॉसफी है एरिस्टोटल की फिलॉसफी, दैट इज इसमें हम देखेंगे वर्च्यू एथिक्स एंड द फोर प्रिंसिपल्स, द गोल्डन रूल और डॉक्ट्राइन ऑफ मीन, एंड द मेन एम और पर्पस ऑफ द वर्च्यू एथिक्स और एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल, दैट इज यूडाइमोनिया, हैप्पीनेस। और साथ ही साथ हम ये दो पॉइंट्स भी देखेंगे कि एसेंस क्या है ग्रीक फिलॉसफी का और इसका एप्लीकेशन इंडिविजुअल, सोसाइटी और गवर्नेंस लेवल पे क्या है। तो आज हमारा ये वर्च्यू एथिक्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम कल से अपना स्टार्ट कर सकते हैं कांत की फिलॉसफी, दैट इज डीओंटोलॉजी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं। अगर आप अपनी आईएएस की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीएस फाउंडेशन बैच 2025-26 स्टार्ट हो रहे हैं। वहाँ पे आप दिसंबर 15 के से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 40% ऑफ है और आप 30 नवंबर के पहले एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीएस फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए 30 नवंबर से दिल्ली ऑफलाइन सेंटर्स में भी, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। और 30 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हैं। अगर आप 30 नवंबर के पहले तक इनरोल कर लेते हैं तो आपको 35% एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके साथ अगर आप BR10 कोड का यूज़ कर सकते हैं तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली मुखर्जी नगर में भी हैं और करोल बाग में भी हैं, पूसा रोड में। तो आप यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो की लिंक में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। गूगल फॉर्म में आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो डाल के अपने रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं और उसके साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पे ये जो नोट्स वगैरह हैं ये आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको वीडियोस के आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे एरिस्टोटल की फिलॉसफी के बारे में। तो देखो, एरिस्टोटल ने कुछ नई फिलॉसफी नहीं दी थी। एरिस्टोटल ने वर्च्यू एथिक्स में एक्चुअली जो सोक्रेटिस और प्लेटो ने बोला था उसी का एक एडवांस्ड वर्जन प्रोड्यूस किया था, उसको एक और आगे लेवल पे एक्सप्लेन करके और उसने प्रोड्यूस कर दिया था। So Aristotle further advanced the teachings of Plato and he propounded virtue ethics in his popular work Eudaimonia. एरिस्टोटल ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी बट उसकी एथिक्स की बुक जो थी उसका नाम था यूडाइमोनिया। देखो, कल मैंने बताया था प्लेटो ने यूडाइमोनिया का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था, बट इसने यूडाइमोनिया की बुक लिखी थी जिसमें उसने अपनी वर्च्यू एथिक्स के बारे में बताया था। नाउ अगर हम लोग एक लाइन में जानना चाहें कि एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स की कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो इसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला फेयरनेस, दूसरा टेम्परेंस, तीसरा करेज, चौथा विजडम। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने कल 2 देखे थे, फेयरनेस और करेज, जहां प्लेटो बोलता है दैट यू मस्ट बी फेयर एंड यू मस्ट बी करेजियस, और हमने छोटी सी डिस्क्रिप्शन ली थी प्लेटो में कि फेयरनेस और करेज क्या होती है। बट आज हम इसकी एक डिटेल जानकारी लेंगे कि एरिस्टोटल इन चारों को कैसे डिफाइन करता है। और अगर एग्जाम में आता है फेयरनेस, करेज, विजडम, टेम्परेंस के बारे में तो आपको यही लिखना है। एरिस्टोटल के रिगार्डिंग अगर आता है तो आपको यही चीज लिखना है। एंड ही सेज दैट वर्चुअस कंडक्ट रिक्वायर्स दीज। तो ये जो डेफिनेशंस होंगी ये प्रिसाइज डेफिनेशंस, कल मैंने प्रिसाइज डेफिनेशन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि प्लेटो ने उसको इतनी एलैबोरेटली एक्सप्लेन नहीं किया था। Plato much of the things talks about idea of good and the philosophy of the empirical world and transcendental world, जैसा मैंने आपको कल फिलॉसफी बताई थी। बट एरिस्टोटल एथिक्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी देता है। तो इसलिए आज हम इन सारे वर्ड्स की एक एक डिटेल्ड डेफिनेशन और प्रिसीजन के साथ देखेंगे कि ये क्या है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेयरनेस। सो एरिस्टोटल फेयरनेस को कैसे डिफाइन करता है? सो फेयरनेस को एरिस्टोटल खुद के बिहेवियर से जोड़ के देखता है। इट इज रिलेटेड टू वंस बिहेवियर इन कंटेक्स्ट टू अदर्स। आप अपना बिहेवियर दूसरों के कंटेक्स्ट में कैसा रख रहे हैं, आप दूसरों के साथ जब डील करते हैं तो आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दैट वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट और बी प्रेजुडिस अबाउट अदर पीपल। हमें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, हमें अपने दिमाग में प्रेजुडिस कहने का मतलब पूर्व आप कोई अपनी धारणा बना के रखें, पूर्व अवधारणा। जैसे प्रेजुडिस ये होता है कि ये आदमी तो चोर है, अब अगर उसने चोरी करी भी या नहीं भी करी तो आप यही मानोगे कि वो तो चोर है, और अगर कहीं चोरी हुई तो आप पहले उंगली उसकी तरफ उठाओगे कि ये तो चोर है, इसने चोरी करी होगी। तो ये प्रेजुडिसेज बोलते हैं। प्रेजुडिस बहुत टाइप से बनते हैं। पहला तो आप एक्सपीरियंस बेस पे, जैसे आप किसी को चोर बोल रहे हो, तो अगर आप देख रहे हो कि वो बार बार चोरी कर रहा है तो आप अपने दिमाग में एक ये पूर्व अवधारणा बना लेते हैं कि हाँ ये चोरी करता है तो ये चोर है। प्रेजुडिसेस सोशल बेस पे बनते हैं। सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स चले आ रहे हैं, कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, तो वो प्रेजुडिसेज बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजुडिसेज दैट छोटी जाति के जो लोग होते हैं वो गलत ही काम करते हैं, ये प्रेजुडिस है, ये सही बिल्कुल नहीं है। तो फेयरनेस में आपको प्रेजुडिस बिल्कुल नहीं रखना, और प्रेजुडिस अगर आप हटाएंगे तो आप डिस्क्रिमिनेटरी ऑटोमेटिकली नहीं रह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये सोचना बंद कर दिया कि छोटी जाति के लोग हमेशा गलत काम नहीं करते हैं, वो अच्छे काम भी करते हैं, बड़े जाति के लोग भी गलत काम करते हैं। यहाँ पे जाति इसलिए बिकॉज जाति कास्ट इज अ प्रिवेलेंट टर्म राइट नाउ इन दिस सोसाइटी। तो अगर आपने ये प्रेजुडिस अपने दिमाग से हटा दिया, ये जो पूर्व अवधारणा है, तो आप फिर अब छोटी और बड़ी जाति में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप सबको एक निगाह से देखेंगे। आपको लगेगा कि जाति का काम से कुछ लेना देना नहीं है, लोग अलग अलग हो सकते हैं, मतलब ऊपर के लोग भी बहुत नीचे लेवल का काम कर सकते हैं। सो फेयरनेस इसी को बोलते हैं। सो फेयरनेस में जो दो पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स हैं, दैट you should not be discriminatory and you should not have any prejudice about any other thing, and it is related to one's behavior। आप अगर prejudice हटा देंगे, discrimination हटा देंगे, तो आपका behavior अपने आप चेंज हो जाएगा। आप सबको एक समान निगाह से देखने लगेंगे, आप इक्वालिटी से सबको देखने लगेंगे। फेयरनेस हैज वेल अंडरस्टूड मीनिंग। देखो फेयरनेस ऐसा कुछ नहीं है कि नई चीज बताया था अरिस्टोटल ने, उस टाइम पे भी फेयरनेस का एक अंडरस्टूड मीनिंग था, बट उसने ये डेफिनेशन देके उस चीज को और भी प्रिसाइज कर दिया। सो फेयरनेस हैज वेल अंडरस्टूड मीनिंग विच इज ऑल्सो लिंक्ड टू जस्टिस। अब अगर आपके दिमाग में प्रेजुडिस नहीं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रूल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक रूल ये है दैट दो पार्टीज के बीच में अगर कोई डिबेट डिस्प्यूट है तो जो थर्ड पार्टी हियरिंग है वो थर्ड पार्टी हियरिंग ना इससे कनेक्टेड होनी चाहिए और ना ही इससे कनेक्टेड होनी चाहिए, वो दोनों के लिए अनबायस्ड होनी चाहिए। तो दिस इज द रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब यहाँ पे कि अगर ये किसी भी एक इंसान से, फॉर एग्जांपल द ए हु इज हियरिंग द डिस्प्यूट बिटवीन बी एंड सी, अगर ए सी से मिला हुआ है या फिर ए सी को जानता है या एनी हाउ कनेक्टेड है, देन ही विल हैव सम प्रेजुडिसेस अबाउट सी एज वेल एज बी। वो बी के अगेंस्ट जा सकता है, या फिर अगर वो सी को अच्छा नहीं मानता है तो सी के अगेंस्ट जा सकता है। फिर वो अनबायस्ड डिसीजन नहीं लेगा और डिस्क्रिमिनेट करने लगेगा, वो सी और बी को डिस्क्रिमिनेट कर देगा। जबकि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आपका इनडिस्क्रिमिनेटरी नेचर होना चाहिए, आप किसी को डिस्क्रिमिनेटरी बेस पे जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज आर्टिकल 14 दैट सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने फेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेजुडिस रख के लॉ बनाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करके लॉ बनाते हैं, तो वो लॉ किसी काम का नहीं है। और यहीं से एरिस्टोटल लॉ और एथिक्स को जोड़ना चालू करता है। हम लॉ और एथिक्स का कनेक्शन बाद में देखेंगे, जो मैंने कल भी बताया था आपको, बट यहाँ पे आपको छोटे छोटे हिंट मिलने चालू हो जाएंगे कि कैसे लॉ और एथिक्स जुड़े हुए हैं। So fairness has well understood meaning which is also linked to justice. One can be fair if one is objective and impartial. अब ये चीज़ें जो हैं आपको पहले भी पता है, हमने सोक्रेटिस में भी देखा था कि एक इंसान को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके लिए उसको लिबर्टी और फ्रीडम होनी चाहिए, एंड देन ही कैन बी ए वर्चुअस पर्सन, देयर कैन बी अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने 4 पॉइंट्स देखे थे सोक्रेटिस के, जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी थी, उसके अंदर हमने क्रिटिकल एनालिसिस देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि फॉर बीइंग ऑब्जेक्टिव देयर मस्ट बी लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड देन इट विल लीड टू अ क्वालिटी लाइफ। तो ये चीज़ें यहाँ भी आएंगी बिकॉज सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल। तो एक तरह से
ये चीजें बार बार आएंगी दैट इफ वन इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिविटी हर वर्च्यू एथिक्स के पॉइंट में आएगी, दैट इफ वन इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल देन इट कैन और द पर्सन कैन डिलीवर जस्टिस इन अ वेल बिहेव्ड मैनर। तो फेयरनेस का ये डेफिनेशन, तो अगर आपको फेयरनेस के बारे में लिखना है तो दीज थ्री थिंग्स मस्ट बी देयर, वंस बिहेवियर, डिस्क्रिमिनेट, प्रिजुडिस एंड रिलेट टू जस्टिस। ये चार अगर कीवर्ड्स आपके फेयरनेस के आंसर में आ रहे हैं तो आपका आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। द सेकेंड इज टेम्परेंस। नाउ व्हाट इज टेम्परेंस? So it is related to emotional intelligence that one should have tolerance, patience and regulation of one's own emotion. अब इसको समझने के लिए एरिस्टोटल ने ही एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी और वो मैं कोट बाय कोट यहाँ पे आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, that anybody can be angry, that is easy, but to be angry with right person to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. ये बहुत मतलब लिखने को तो इतना लंबा लिख दिया है उसने, बट एक लाइन की बात है कि हम जो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं वो नहीं करना होता है। आप घर का गुस्सा, बाहर जा रहे हो, किसी से छोटी सी टक्कर हो गई, आप बाहर गुस्सा निकाल आते हो। घर में आपके पिताजी ने आपको डांट दिया, आप गाड़ी लेके निकले, कहीं टक्कर लग गई, आपने उसके साथ मार पिटाई कर ली। तो किसको कितना एंग्री होना है, कहाँ एंग्री होना है, किस लेवल तक एंग्री होना है, कब एंग्री होना है, क्यों एंग्री होना है, एंग्रीनेस पे बात चल रही है, क्योंकि टेम्परेंस इज टॉकिंग अबाउट टॉलरेंस, पेशेंस एंड रेगुलेशन ऑफ वंस ऑन इमोशन। अगर आपको अपनी इमोशन पे ही कंट्रोल नहीं है तो आप कहीं का गुस्सा कहीं निकालोगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपको थोड़े से भी कोई प्रोवोक कर देगा तो आप बहुत ज्यादा एंग्री हो जाओगे। तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट टू द राइट डिग्री पेशेंस बिल्ड्स द राइट डिग्री। आपको कहाँ पे कितना गुस्सा दिखाना है ये चीज पेशेंस बिल्ड करती है, ये चीज टेम्परेंस दिखाती है आपके अंदर कि आप कहाँ पे कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। कोई वर्चुअस इंसान है या फिर कोई बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, उसको अगर आप गाली भी एक बार को दे दो तो वो हंस के चला जाएगा, बिकॉज ही नोज कि यहाँ पे गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, इस इंसान से लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। बट यहीं एक नॉर्मल पर्सन को आप गाली दे के देखो, वो वहीं पे अपना चालू कर देगा, आपसे लड़ाई करना चालू कर देगा, वो उल्टा आपको गाली देने लगेगा। सो इसीलिए एरिस्टोटल बोलता है कि ये सबके बस में नहीं है और ये इजी चीज भी नहीं है। आपको कहाँ कितना गुस्सा करना है, आपको कहाँ कितना पेशेंस रखना है, आपको कहाँ कितना इमोशनल होना है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं गलत, अगर आप इमोशनली प्रोवोक्ड हैं तो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं आप और आपके फादर से रिलेटेड कुछ केस हो गया या फिर आपके फैमिली पर्सन से रिलेटेड कुछ हो गया, देन यू विल टेक इमोशनली प्रोवोक्ड डिसीजंस। और ये चीज इमोशनल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस सेज कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करके रखें, आप कहीं पे भी प्रोवोक होकर कोई डिसीजन ना ले सकें। सो दैट शोज द टेम्परेंस ऑफ ए पर्सन। तो एक लाइन में अगर कहना है, अगर इस पूरे चीज को समराइज कर दो, उसके पूरे कोट को समराइज कर दो, तो इट इज टू से टू होल्ड वंस इमोशन एंड रेगुलेट वंस इमोशन। अगर आप अपने इमोशंस पे काबू पा सकते हैं तो आपको फिर सिंपल सी एक फंडा मिल जाएगा कि कहाँ पे कितना गुस्सा होना है। तो सेकंड इज टेम्परेंस। तो हमने फेयरनेस देख लिया, हमने टेम्परेंस देख लिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज करेज। नाउ करेज, इट इज अबाउट फियरलेसनेस। फियरलेसनेस कहने का मतलब क्या हम देखेंगे, दैट वन इज कॉन्फिडेंट टू फेस सिचुएशंस। फियरलेसनेस, देखो फियरलेसनेस को फिजिकल स्ट्रेंथ से मत कंपेयर कर देना। बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि एक बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग बंदा कैन बी feared by some small instances। तो fearlessness is not related to physical strength। अगर हम fearlessness को physical strength से ले लें तो गांधी जी तो मतलब फिर तो fearless थे ही नहीं गांधी जी। इनके हिसाब से तो गांधी जी फिर डरपोक होने चाहिए थे, बट उन्होंने अंग्रेजों को मार के भगा दिया। सो fearlessness is not something to do with physical strength, rather about courage of conviction or thinking by a person that he can get through difficult situation। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ऑल्दो इट विल यू विल फेस सिचुएशंस, यू विल फेस डिफिकल्टीज, बट वो डिफिकल्टीज को बियर करने के लिए ही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। देयर इज अ बुक दैट सेज दैट ईट द फ्रॉग इन ब्रेकफास्ट। इस बुक का सार यही है दैट ही वांट्स टू से कि
अगर आप ब्रेकफास्ट में ही फ्रॉग खा लेते हैं, कहने का मतलब कि आप पहला जो अपने निवाला ले रहे हैं उसको ही सबसे कड़वा अगर ले, तो फिर आपको बाकी का दिन आराम से गुजरेगा, आपको बाकी का दिन कठिन नहीं लगेगा। तो इसके बुक का कंक्लूजन ये है कि आप सबसे पहले वो काम करें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता हो आपको। तो दिस शोज योर करेज। बहुत लोग काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो पढ़ने के क्रम में अगर आप आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट challenging things in the what you can say the preparation stage, बट लोग उसको डिले करते जाते हैं। क्यों डिले करते जाते हैं? जब हम आइडियल आंसर लिखना सीख जाएंगे, जब हम सारा कंटेंट इधर से एक नोट्स उधर से एक नोट्स, ये किताब वो किताब पढ़ लेंगे, तब आंसर लिखेंगे। दिस इज नॉट अबाउट कि आप आइडियल आंसर्स और आइडियल नोट्स बना रहे हैं, दिस इज अबाउट योर करेज। आप में उतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप एक सवाल उठा के लिख के बैठना चालू करो, क्योंकि आप जैसे ही वो सवाल का आंसर लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ वीक हो, आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी सही है, आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो फिर आप उसको मेंटली बियर नहीं कर पाओगे। और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ही बात करी थी उसने करेज की। तो एक इंसान में करेज नहीं होता है कोई भी काम करने का, और अगर वही चीज वो डेवलप करता है तो इट इज अबाउट की करेज ऑफ कन्विक्शन और थिंकिंग बाय ए पर्सन दैट ही कैन गेट थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस। आप यूपीएससी से डर जाते हो, तो डरना शो करता है दैट यू आर फियरलेस। आपके अंदर करेज होना चाहिए कि ठीक है, एक एग्जाम ही तो है, लाइफ की छोटी सी एक पार्ट है, अगर यहाँ से नहीं हुआ तो कहीं और जाएंगे। आपके अंदर वो थिंकिंग की मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसको सिर्फ एक एग्जाम के तौर पे ले। आपके अंदर वो करेज है कि हाँ ठीक है, फेल हो गया तो हो गया। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, मैं कौन सा ऐसा नया हो गया कि नहीं पास हो जाऊंगा। बट इतना भी सोचने के लिए आपके अंदर वो करेज होना चाहिए। और करेज को ना उसने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था। उसने करेज को बोला था कि करेज का भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि ठीक है एग्जाम ही तो है, नहीं पढ़ूंगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाओ। एक्सट्रीम इज कंसिडर्ड रैशनेस। फिर आप रैश या ब्रैशनेस बोलो, ब्रैश हो जाते हो आप, और ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप कुछ भी चीज का एक्सेस करो तो वो बैड होता ही है। दिस इज अ वेरी फेमस कोट। तो उसने बोला था कि एक्सट्रीम भी इसका बहुत ही बैड है। सो वो आपको रैशनेस या ब्रैशनेस की ओर ले जाता है। और दूसरा एक्सट्रीम जो है वो कॉवार्डिस बोली जाती है। अगर आप में अंदर करेज नहीं है तो आप कावर्ड माने जाते हैं, कायर, इसको हिंदी में कायर बोलते हैं। तो एक स्ट्रीम पे आप रैश माने जाओगे, आप एकदम मतलब ऐसा माने जाओगे कि ये तो कुछ भी करता है, और दूसरे एक्सट्रीम पे कायर। इसको एक एग्जांपल से समझो। आप एक रोड पे जा रहे हो और वहाँ पे एक चोर जो है, हट्टा कट्टा चोर है, काफ़ी ताकतवर आपको लग रहा है, और वो किसी या फिर कोई गुंडा है और वो किसी दूसरे पर्सन को पीट रहा है। नाउ एरिस्टोटल के हिसाब से यहाँ पे करेज क्या होगा? देखो, बेसिकली दो सिचुएशंस हमें देखने मिल सकती है। पहला, आप गए और उसके साथ भिड़ गए, आपने उसके साथ लड़ाई चालू कर दी। यहाँ पे आपने करेज नहीं दिखाई, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आपने ब्रैशनेस दिखाई। आपको पता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, फिर भी आप जाकर उससे लड़ रहे हो, तो आप पिट के ही आओगे, और उसके साथ साथ जो सामने वाला पिट रहा था वो और पिटेगा। दूसरा, आप वहां से भाग खड़े हुए, तो आप लो एक्सट्रीम पे चले, आपने कायरता दिखाई वहां पे। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या होता? सबसे पहले होता कि आप पुलिस को फोन कर दो। अब आपके अंदर पुलिस को फोन करने का करेज चाहिए। क्यों करेज चाहिए? क्योंकि जब आप पुलिस को फोन करोगे तो हो सकता है कि वो इंसान आपकी तरफ आ जाए कि पुलिस को फोन क्यों कर रहा है, बट इसके लिए भी आपको करेज चाहिए। तो करेज कहने का मतलब उसका ये था कि यू मस्ट डू द राइट थिंग इन द राइट वे। यहाँ पे ये चीज उसके लिए, इस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेंस के लिए नहीं थी ये इसका कोट, ये इसका सबके लिए था। बस आप यहाँ पे एंग्री को हटा के वर्क लिख दो, तो आप राइट टाइम पे राइट वर्क करो, और कैसे करो और कितने लेवल पे करो, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज आपकी करेज डिफाइन करती है। सो करेज इज ओवरकमिंग वंस फियर। जब गांधी जी ने अपनी फियर को ओवरकम किया था, तब जाकर उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना पूरा योगदान दिया था। अपने फियर को ओवरकम करने के लिए उन्होंने साल भर पूरे देश में भ्रमण किया था, ताकि उनको पता चल सके कि एक्चुअली पोजीशन क्या है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया तो उनको बोला गया कि जेल में डाल देंगे, डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये है फियरलेसनेस, ये है करेज। अब गांधी जी ने बंदूक नहीं उठा ले कि गोली मार दूंगा तुम मेरे को जेल में कैसे डालोगे, मैं अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ।
वहां पे उन्होंने ना कोवार्डिस दिखाई ना ब्रेसनेस दिखाई, उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना, करेज। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजडम। विजडम और नॉलेज, नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है? सो विजडम इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ वंस नॉलेज इन राइट मैनर। देखो नॉलेज सबके पास होती है ऑलमोस्ट, आप किताब पढ़ के भी नॉलेज ले सकते हो, आप किसी दूसरे से सुन के नॉलेज ले सकते हो, बहुत तरीके हैं नॉलेज लेने के, लेकिन उस नॉलेज को राइट मैनर में कैसे अप्लाई करें ये सबको नहीं आता है, और जिसको ये आ जाता है उसी पर्सन को एक वाइज पर्सन कहा जाता है। सो नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड एज विजडम। नॉलेजेबल पर्सन, अब एक दो टाइप के लोग हैं, एक नॉलेजेबल पर्सन और एक वाइज पर्सन है। नॉलेजेबल पर्सन हमेशा एक मतलब वो फेंकते रहेगा कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, मेरे को ऐसे आता है, मेरे को वैसे आता है, लेकिन वाइज पर्सन हमेशा चुप रहता है। आप एक वाइज पर्सन को कभी ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखोगे, आप देखोगे कि वो चुपचाप बैठा है और जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी बोल के वो अपना काम करके निकल जाता है। उसको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसको ना शो ऑफ करना है, उसको ना दूसरों के लिए अपने को सही ऊपर लेके जाना है, सही साबित करना है। उसके लिए ये है कि ठीक है मैं इतना जानता हूँ, यहाँ पे इतनी ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे डाल दी। और इसीलिए अगर आप देखो विजडम कैसे है, सोक्रेटिस अपने टाइम का बहुत ही बड़ा विद्वान था, फिलोसोफर। बट जब उससे पूछा गया कि तुम कितना जानते हो, तो बोलता है मैं सबसे कम जानता हूँ। तो विजडम ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी इन यू, आपके अंदर विनम्रता लेके आती है विजडम। नॉलेज कैन मेक यू एरोगेंट, बट विजडम ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी इन यू, आपके अंदर विनम्रता लेके आती है। और इसीलिए सोक्रेटिस के टाइम पे एक ट्रूथ सीकर ऑब होता था, तो ट्रूथ सीकर ऑब से पूछा गया कि इस सिटी में सबसे ज़्यादा वाइज और नॉलेजेबल पर्सन कौन है, तो उसने तो सोक्रेटिस का नाम लिया था। बट जब सोक्रेटिस से पूछा गया तो उसने बोला मैं अभी तो सबसे कम जानता हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, और वो सबसे कुछ ना कुछ पूछते चलता था। तो वो डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं उसको, ऑल्दो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट विजडम ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी इन यू। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ह्यूमन हैव 5 सेंसेज, हमारे पास 5 सेंसेज है, वी ऑल नो द टच सेंस, hear sense, sight sense, smell sense, and one more sense is there, sorry I'm not recalling that one. So human have 5 senses. These growth of 5 senses give rise to the 6th sense. अगर आप इन 5 senses का एक right time पे, right manner में, right जगह पे use करते हो, तो ये आपके 6th sense को rise करता है, 6th sense के जन्म देता है। That 6th sense is wisdom. हम बोलते हैं ना हमारी गट फीलिंग, हमारी सिक्स सेंस, हमारा इंट्यूटिव नॉलेज, इसको इंट्यूटिव नॉलेज बोलते हैं फिलॉसफी की भाषा में। इंट्यूटिव नॉलेज मीन्स आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगी। देखो चीज़ें पढ़ते सब वही हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत भी सभी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन कोई कोई लक्ष्मीकांत को अलग तरीके से टेक करता है, कोई कोई अलग तरीके से टेक करता है, कोई कोई उसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा, कोई कोई उसमें से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर निकाल रहा है। तो दिस मेक्स अ पर्सन वाइज कि आप अपने इन 5 सेंसेज को, 5 एम्पेरिकल सेंसेज जो हैं जिससे आप इस वर्ल्ड को परसीव कर रहे हो, उससे आप अपना 6th सेंस बना पा रहे हो कि नहीं, आप अपना विजडम जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं। ग्रोथ ऑफ विजडम इज हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन विच ही लिंक टू इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट ओके, ये एंड अलग है। एंड इफ वन अचीव्स विजडम वन अचीव्स यूडाइमोनिया। नाउ विजडम को मैंने हाईएस्ट क्यों बोला था जब मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज इफ वन अचीव्स विजडम वन अचीव्स हैप्पीनेस। कल हमने देखा था कि प्लेटो कैसे बताता है हैप्पीनेस कैसे अचीव कर सकते हैं, बट एरिस्टोटल बोलता है कि अगर आप वाइज पर्सन हैं तो आपको हैप्पी होने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू नो कि आप जानते हैं कि कहाँ पे कितना करेज दिखाना है, आप जानते हैं कि मेरे को अपना टेम्परेंस कैसे, अपना इमोशन कैसे कंट्रोल करना है, अपना पेशेंस कैसे बिल्ड करना है, आपको पता है कि कहाँ पे कितना गुस्सा होना है, कैसे किसके साथ गुस्सा होना है, आप फेयरनेस के रूल्स जानते हो, आपको पता है कि हमें हमेशा फेयर रहना है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना है, प्रेजुडिस नहीं अपने दिमाग में रखनी है। तो विजडम इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज विजडम टेल्स यू टू अप्लाई अदर 3 रूल्स in a right manner. So if one achieves wisdom, one achieves eudaimonia. And growth of 5 senses with mind is wholesome growth of mind and body. देखो बढ़ते सब हैं, छोटे से बड़े सब होते हैं, बट किसी किसी की सिर्फ बॉडी बढ़ती है, बुद्धि नहीं बढ़ती है, तो मतलब समझ ही रहे होगे आप। और किसी किसी की
बॉडी के साथ साथ बुद्धि भी बढ़ती है, और बुद्धि किसी किसी की ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी से। तो कभी कभी वो जो प्रोडिजी पीपल होते हैं, जो छोटे एज में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तो ये बताता है कि वो अपने 5 सेंसेस को किस बेस पे यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो उसने इन 4 पॉइंट्स को, फेयरनेस, टेम्परेंस, करेज और विजडम को मिला के उसने अपनी एक फिलॉसफी दी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ मीन। हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे? हमने देखा कि एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स क्या है और उसके 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसने 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से दिए हैं? तो हमने देखा उसने दिया फेयरनेस, उसके बाद हमने देखा करेज, फिर हमने देखा टेम्परेंस, और फिर फाइनली हमने देखा विजडम, विच इज द पिनेकल ऑफ द वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल। अब हम बात करते हैं द गोल्डन रूल, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ मीन। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ मीन में नया कुछ नहीं है, जो मैंने करेज में आपको बताया था वही चीज डॉक्ट्राइन ऑफ मीन बोलती है। डॉक्ट्राइन ऑफ मीन यहाँ पे अगर हम देख लें तो उसने एक रैशनल स्टैंडर्ड सेट किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ मीन इज अ स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बताया था कि कितना करेज दिखाना है, तो उसके लिए एरिस्टोटल ने एक रैशनल स्टैंडर्ड सेट किया था टू इवेल्युएट एनी कंडक्ट एज गुड और बैड, नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ मीन। डॉक्ट्राइन ऑफ मीन क्या है? वन शुड अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ बोथ। बुद्धिज्म में उसी को मॉडरेशन इन बिहेवियर, या हिंदी में आप बोलो संस्कृत में तो मध्यम मार्ग बोलते हैं। बुद्धा ऑल्सो प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ मध्यम मार्ग, कि हमें हमेशा मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। इसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझा सकता है कि एक ये हाईवे है, एक हाईवे है और वहाँ पे बहुत ही फॉग है। नाउ द थिंग इज कि आप वो फॉग वाले हाईवे पे कहाँ गाड़ी चलाओगे? इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन दिस लेन इट इज़ डेंजरस, इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन दिस लेन इट इज़ ऑल्सो डेंजरस, बट इफ़ यू आर ड्राइविंग इन द मिडिल लेन इट विल ऑलवेज बी सेफ फॉर यू। तो ये चीज़ें मिडिल पाथ की या फिर अवॉइडिंग एक्सट्रीम ऑफ बोथ, ये लाइफ के हर मोड पे काम आती हैं। सो एक्सट्रीम ऑफ बोथ क्या है? इनएक्शन ओवर एक्शन। ना आपको इनएक्शन दिखाना है, दैट इज नॉट कोवार्डिस। यहाँ पे आप कॉवर्ड नहीं बन सकते हैं और ना ही आप ब्रैश बन सकते हैं। या फिर टेम्परेंस के मामले में आप इनसेंसिबल नहीं हो सकते हैं, आपके अंदर कोई मतलब भावना ही नहीं है किसी चीज़ को लेके। या फिर आप इनटेम्पर्ड नहीं हो सकते, आपका टेम्पर बहुत लो नहीं होना चाहिए कि आप थोड़े से में गुस्सा हो जाएं, और यहाँ पे आप कुछ भी हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, घर जल रहा है बैठ कर देख रहे हैं। तो आप ना इनसेंसिबल हो सकते हैं, ना ही इनटेम्पर्ड हो सकते हैं, ना ही कोवार्डिस हो सकते हैं, ना ही ब्रैश हो सकते हैं। फॉर अचीविंग द यूडाइमोनिया और द हैप्पीनेस यू मस्ट बी इन बिटवीन दीज। आपको करेजियस होना पड़ेगा, आपको टेम्पर्ड पर्सन बनना पड़ेगा, दैट इज आपको सेंसिबल पर्सन बनना पड़ेगा। सो बुद्धा ने भी यही चीज बताई थी, मॉडरेशन इन बिहेवियर एज वर्चुअस क्वालिटी, मध्यम मार्ग। एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ मीन ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द ह्यूमन शुड नॉट बिकम आइदर वे इमोशनल और इरेशनल, वही चीज बात कर रहा है, बट शुड फॉलो ए मिड पाथ विच डिमांड्स करेज एंड टेम्परेंस। यहाँ पे आपके अंदर टेम्परेंस आनी चाहिए, आपको करेजियस होना पड़ेगा, आप इधर उधर नहीं भाग सकते दोनों एक्सट्रीम पे। बट फिर वही बात आ जाती है कि क्या उसने कोई मीटर सेट कर रखा था क्या कि कहाँ कितना करेज दिखानी? नहीं, वो बस बोल रहा था कि आप अगर वाइज पर्सन हैं देन यू नो कि आपको कहाँ कितना करेज दिखानी है, कहाँ कितना टेम्पर शो करना है, कहाँ सेंसिबल होना है, कहाँ इनसेंसिबल होना है, कहाँ आपको ब्रेसनेस दिखाने की भी जरूरत पड़ सकती है, कहाँ आपको कॉवर्ड बनने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आप अपने वाइज माइंड का एप्लीकेशन से पता कर सकते हैं कि कहाँ क्या करना है मेरे को। तो इसीलिए विजडम इज द पिनेकल ऑफ द वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल। विजडम को उसने टॉप पे क्यों रखा? बिकॉज विजडम टेल्स यू टू हाउ टू अप्लाई ऑल दीज अदर रूल्स और अदर नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स इन योर लाइफ। अब अगर बात करें कि हैप्पीनेस, बार बार हम लोग हैप्पीनेस बोल रहे हैं, बट हैप्पीनेस उसके हिसाब से क्या थी? सो हैप्पीनेस इज द मेन एम ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। हैप्पीनेस कल भी हमने देखा था, हैप्पीनेस 2 टाइप की होती है, मटेरियल और स्पिरिचुअल। उसने भी सेम बात करी है, दैट हैप्पीनेस इज समथिंग दैट फॉर व्हाट लाइफ इज मेंट फॉर एंड इट इज द मेन पर्पस, बट इट शुड नॉट बी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, रादर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन माइंड एंड विजडम। नाउ द थिंग इज
कि एरिस्टोटल ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। प्लेटो ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था, उसने बोला था स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसने स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के कुछ पार्ट्स बताए थे, बट एरिस्टोटल ने उसको एक एडवांस वर्जन में बताया कि हम मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के पीछे नहीं जा सकते, हमें अपने माइंड का ग्रोथ करना पड़ेगा, हमें वाइज बनना पड़ेगा, और अगर हम वाइज बनते हैं तो हमारे पास हैप्पीनेस अपने आप चल के आ जाएगी, हम खुद ही खुद हैप्पी हो जाएंगे इफ़ वी आर वाइज इनफ। People must be happy from the act of seeking knowledge. नॉलेज सीख करने की आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए, आपको हमेशा ये होना चाहिए कि मैं कितना जान जाऊं और उसको कैसे अप्लाई करूं। एंड इम्प्रूविंग ऑन्स वन अंडरस्टैंडिंग, कैसे अप्लाई करूं, यही है इम्प्रूविंग ऑन्स अंडरस्टैंडिंग। एंड सिंस हैप्पीनेस इज द एंड गोल, उसकी फिलॉसफी को टीलियोलॉजिकल भी बोलते हैं। वी विल सी कि टीलियोलॉजिकल फिलॉसफी अलग से क्या होती है, जहाँ पे हम जेएस मिल, जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियंस वगैरह को पढ़ेंगे। बट टीलियोलॉजी का अगर ग्रीक फिलॉसफी में कोई फाउंडर था, ऑल द फाउंडर तो प्लेटो ही हो चुका था व्हेन ही टॉक्ड अबाउट टू रीच द आइडिया ऑफ गुड, बट इन अ एडवांस्ड मैनर एरिस्टोटल ने बताया था दैट हमें एंड को अचीव करना चाहिए, एक ऐसा एंड जो कि सबके लिए कॉमन हो, और उसको बोलते हैं टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी पर्पस बेस्ड, टीलियोलॉजी मीन्स पर्पस बेस्ड, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सबसे बड़ा फिलोसफी में यही सवाल होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो अलग अलग फिलोसोफर्स अलग अलग चीजें देते हैं, उसमें एरिस्टोटल बोलता है दैट आवर पर्पस ऑफ लाइफ मस्ट बी अचीविंग नॉलेज, जिसकी बेस पे आपको हैप्पीनेस अचीव कर पाओगे। और फिलोसफी में वो बोलता था दैट यू मस्ट अचीव एक्टस पुरस, दैट इज यू मस्ट अचीव द प्योर एक्टिविटी फॉर्म। आपको फाइनल गोल जो है आपका ये होना चाहिए एक्टस पुरस। एक्टस पुरस एक तरह से आप हैप्पीनेस ही समझ सकते हो, अगर आप एक्टस पुरस को पालोगे तो आप अपने आप हैप्पी हो जाओगे, आप इतने वाइज इनफ हो जाओगे कि आप हैप्पीनेस को अचीव कर पाओ। तो हैप्पीनेस का उसका ऐसा डेफिनेशन था। तो एरिस्टोटल का ये पूरा एक था, हमने देखा एरिस्टोटल के क्या क्या देखे, हमने एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स देखी, उसके गोल्डन रूल देखे, और द मेन एम और पर्पस दैट इज यूडाइमोनिया और हैप्पीनेस। अब हम देखते हैं कि ग्रीक फिलोसफी की एसेंस क्या है। तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा खुद से सोचो कि ग्रीक फिलोसफी का एसेंस क्या हो सकता है। अगर हम ग्रीक फिलोसफी का एसेंस देखें तो दे आर टॉकिंग मोर अबाउट एजेंट रादर देन एक्शन। एथिक्स में एक एजेंट एक्शन थ्योरी होती है। एजेंट एक्शन थ्योरी ये कहती है कि एजेंट को अच्छा होना पड़ेगा फॉर गुड कंडक्ट। एक्शन थ्योरी जस्ट उसके उल्टा बोलती है एजेंट अच्छा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कैरेक्टर कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ ही इज डूइंग द राइट एक्शन इट विल लीड टू राइट आंसर्स और राइट कंसिक्वेंसेज। तो एक्शन थ्योरी जस्ट उल्टा है एजेंट थ्योरी के। एजेंट थ्योरी इज फोकसिंग ऑन द एजेंट हु इज डूइंग द एक्शन, और एक्शन थ्योरी इज फोकसिंग ऑन द एक्शन की व्हाट एक्शन इज बीइंग डन। So agent theory in virtue ethics it focuses on building character of the agent। इसीलिए हमने जो तीनों फिलोसोफर्स पढ़े, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, अब आपको ये सारी चीजें कंबाइन हो रही होंगी कि तीनों क्यों सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टर के बिल्डिंग पे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं वो लोग ये बोल रहे हैं कि चोरी करना पाप है तो पाप है, नहीं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप खुद सही बन जाओगे, अगर आप खुद वाइज बन जाओगे, अगर आपका कैरेक्टर गुड बिल्ड होगा तो आप अपने आप चोरी करना छोड़ दोगे। एजेंट ही सही है तो एक्शन गलत क्यों करेगा। सो इट फोकसेज ऑन द बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ द एजेंट। एक्शन थ्योरी ऑन द अदर हैंड फोकसेज ऑन एथिकल एक्शंस। ये एक्शंस की बात करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंप्रूविंग एंड जजिंग एक्शंस। एक्शन थ्योरी में दो थ्योरीज आती हैं, डिओंटोलॉजी दैट इज मीन्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, एक्शन इज राइट, कंडक्ट इज राइट। टीलियोलॉजी रिजल्ट्स ऑफ एक्शन, एंड रिजल्ट इज गुड, द एक्शन इज गुड। दो फिलोसफी जो हम आगे पढ़ने वाले डिओंटोलॉजी और टीलियोलॉजी, ये एक्शन थ्योरी ही बोली जाती है। डिओंटोलॉजी कहता है अगर एक्शन सही है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ सही ही होगी। एक्शन इज राइट, कंडक्ट इज राइट, सीधी सी बात है और कुछ सोचना ही नहीं है। टीलियोलॉजी क्या कहती है, अगर जो रिजल्ट, जो कॉन्सिक्वेंसेज आपकी एक्शन से निकल के आ रहे हैं वो अगर सही हैं तो आपका एक्शन सही मानेंगे, और अगर नहीं है तो उसको अनएथिकल बोल देंगे। बट वर्च्यू एथिक्स इन सबसे अलग है। वर्च्यू एथिक्स एक्शन की बात ही नहीं करता। वर्च्यू एथिक्स बोलता है बिल्ड योर ओन कैरेक्टर। अगर आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं तो फिर आपको एक्शन से मतलब ही नहीं होगा, फिर आप ऑटोमेटिकली सही एक्शंस करेंगे। So agent theory on the other hand focuses on character building of agent through virtue ethics as it believes that if character is good, action is good। कोई माथापच्ची है ही नहीं, कौन सा एक्शन सही है कौन सा एक्शन गलत है,
इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है। टेलियोलॉजी में आपको ये चीज़ें नापनी, वो एक हो जाता है मेजरमेंट वाला कि इसमें ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है, इसमें ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है। अगर मैं ये एक्शन करूँ तो कितने लोगों को खुशी मिल रही है, ये एक्शन करूँ तो कितने लोगों को खुशी मिल रही है, ये कंसिक्वेंस सही है या ये कंसिक्वेंस सही है। फॉर एग्जांपल एक चोर है, चोर भाग रहा है, अगर आप चोर को पकड़वा देते हो तो वो चोरी इस इलाके में बंद हो जाएगी, बट अगर आप चोर को पकड़वा देते हो तो लोग उसको मार डालेंगे। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि मैं चोरी रोकूं एक इलाके में या फिर इस इंसान की लाइफ की वैल्यू रखूं। अब इस कंसिक्वेंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आपका कैरेक्टर गुड है, आपने अपना कैरेक्टर बिल्ड करा है, तो आप ये करोगे कि उस चोर को पकड़वा के आप उसको समझा सकते हो, आप सोसाइटी को समझाओगे। यहाँ पे आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करोगे तो आपके एक्शंस जो होंगे वो अपने आप सही होंगे, आप अपने आप वाइज दिमाग से विजडम बेस्ड आंसर्स ले पाओगे। सो ग्रीक फिलोसफी की एसेंस क्या है? दैट एजेंट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड अपन रादर देन एक्शन। हमें एक्शन पे ध्यान नहीं देना है, हमें एजेंट के कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देना है। वर्च्यू एथिक्स बिकम मोर रिलेवेंट बिकॉज एवरी कंट्रीज हैज लॉज। देखो द थिंग इज, अगर हम डीओंटोलॉजी या टेलियोलॉजी की बात करें, लॉज तो सारी कंट्रीज में है। जापान में भी सेम लॉज हैं, राइट टू लाइफ वहाँ भी दी जाती है, इंडिया में भी सेम लॉज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी सेम लॉज हैं। बट कोई कोई कंट्री ज़्यादा एथिकल बिहेवियर कैसे शो करती है? बिकॉज वहाँ के लोगों के कंडक्ट सही होते हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि गुड पीपल डू नॉट नीड लॉज एंड बैड पीपल ऑलवेज फाइंड देयर वेज थ्रू लॉज। अगर अच्छे लोग हैं तो उनके लिए लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना कंडक्ट अच्छा करेंगे ही। और अगर बुरे लोग हैं तो आप लॉ कितना भी तगड़ा बना लो, वो लोग रास्ता निकाल ही लेंगे उसको बाईपास करने का, लूप होल्स जो निकालना बोलते हैं। तो वर्च्यू एथिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस लेके आता है। अगर हम इंपॉर्टेंस या एसेंस की बात करें तो वर्च्यू एथिक्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाता है दैट इट टॉक्स अबाउट द थिंग कि आप किसी को रोक नहीं सकते बेस्ड ऑन सम लॉज एंड ऑल दीज थिंग्स। उसका अगर आप कैरेक्टर बिल्ड करते हो तो वो अपने आप सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं केस बुद्धा और अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल डाकू था, वो लॉ के अंडर था, स्टेट के अंडर ही था, बट फिर भी वो लोगों को मार के उनकी उंगलियां काट लेता था। बट बुद्धा ने क्या उसको नया लॉ बना के दे दिया क्या कि नहीं ये नया लॉ तेरे लिए बना दिया और वो चेंज हो गया? नहीं, बुद्धा ने उसके कैरेक्टर को चेंज किया, और जैसे ही उसके कैरेक्टर को चेंज किया वो उनका शिष्य बन गया। सो द थिंग इज कि आप अगर किसी के कैरेक्टर को बिल्ड करते हो तो आप अपने आप उसके एक्शंस में सुधार ला दोगे। सो कैरेक्टर, नाउ इफ यू सी द, आप अगर जहां जा रहे हो IAS बन के, लवासना का मोटो क्या है? सीलम परम भूषणम, दैट कैरेक्टर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस? आपके लिए भी तो लॉज है, सिविल सर्विसेज के अंदर ब्यूरोक्रेटिक लॉज हैं, IPC है, CRPC है, IEA है, आप उसके अनुसार काम कर सकते हो। बट अगर आपका कैरेक्टर ही सही नहीं है तो आप फिर उन लॉज में लूप होल्स निकालना चालू कर दोगे। आप ये देखोगे कि कैसे मैं इसके अगेंस्ट जा सकता हूँ। तो इसलिए वहाँ का मोटो क्या है? सीलम परम भूषणम। अब हम थोड़ी सी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं और अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे वर्च्यू एथिक्स का क्या है? तो अभी तक तो हम इंडिविजुअल लेवल पे ही बात कर रहे थे, दैट ये कैरेक्टर बताता है आपका, बनाता है, रैशनल ऑब्जेक्टिव थॉट लेके आता है, आपके अंदर वर्चुअस क्वालिटीज इम्बाइव करता है। इंडिविजुअल्स इन इंडियन सोसाइटी सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोग रेटोरिकल यानी कि इमोशनल ज़्यादा हैं, इरैशनल है, सुपरस्टिशियस हैं, रिएक्टिव है, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं, आर्गुमेंटेटिव है। अमर्त्य सेन ने बुक भी लिखी थी दी आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं प्रिजुडिसेज हैं हमारे दिमाग में, इंडिविजुअल्स के भी दिमाग में। इन इंडियन सोसाइटी इंडिविजुअल हैव एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर, ये सारे एक्सट्रीम्स हैं। इमोशनल हो तो आप एक एक्सट्रीम पे हो, इरैशनल एक्सट्रीम हो, सुपरस्टिशियस एक्सट्रीम हो, रिएक्टिव एक्सट्रीम है, आर्गुमेंटेशन एक्सट्रीम है। तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रीम ऑफ बिहेवियर एंड द एप्लीकेशन ऑफ वर्च्यू एथिक्स इज इन बिल्डिंग गुड कैरेक्टर्स। और जब आप वर्च्यू एथिक्स का एप्लीकेशन करते हो इंडियन सोसाइटी में तो ये एक्सट्रीम्स फिर मिडिल रोड पे आ जाती हैं, और मिडिल रोड पे जैसे ही आ जाएंगी आपका काम खत्म। तो इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे आप बता सकते हो। सेम चीज़ सोसाइटी लेवल पे भी है, जो इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनती है। ऐसा नहीं होगा कि 50 लोगों की एक सोसाइटी है, 50 इरैशनल हैं और सोसाइटी अच्छी है, ऐसा नहीं हो सकता। सो इंडियन सोसाइटी ऑल्सो लैक्स रैशनलिटी, साइंटिफिक टेम्पर यानी कि सुपरस्टिशियस है, प्रिजुडिसेज है, हमारे अंदर सोशल इविल्स कितने हैं। अब अगर हमारे अंदर वर्च्यू एथिक्स होता तो द थिंग इज, जो सोशल इविल्स बहुत टाइम से चली आ रही हैं वो पहले ही खत्म हो जाती, बट वो अभी भी चल रही हैं। एंड कंटिन्यूटी ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स विच कुड हैव बीन एड्रेस्ड इन पास्ट
इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडियन सोसाइटी, एंड सोसाइटी को फिर कॉलेक्टिवली प्रमोट करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग एंड शुड हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिजेक्शन फॉर सोशल इविल्स। क्रिटिकल थिंकिंग अगर सोसाइटी कलेक्टिव लेवल पे प्रमोट करती है तो फिर इंडिविजुअल्स भी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अगर एक पूरे 50 लोगों की सोसाइटी क्रिटिकली थिंक कर रही है तो इंडिविजुअल्स उल्टा क्यों थिंक करेंगे? फिर वो है, आखिर वो भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सोसाइटी लेवल पे वर्च्यू एथिक्स का एप्लीकेशन हमने देख लिया, और फिर फाइनली देखते हैं गवर्नेंस लेवल पे। गवर्नेंस लेवल पे मैंने आपको जैसा बताया, सीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। लवासना का मोटो ही यही है, तो वर्च्यू एथिक्स में यही आ गया। हमारे प्रेजेंट पीएम जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स को सिविल सर्विस डे पे जब ये एड्रेस कर रहे थे तो भी उन्होंने यही बोला था दैट कैरेक्टर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आपको अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए, लॉज वगैरह तो बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता बिना वर्च्यू एथिक्स के। अगर आप इन 4 प्रिंसिपल्स को, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और फोर्थ इज विजडम, अगर आप इन चारों प्रिंसिपल्स को अपने अंदर नहीं लाते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपके पास करेज नहीं होगा चैलेंजेस को टैकल करने का, करप्शन को टैकल करने का, एक्टिविज्म को टैकल करने का। हम बहुत सारे नाम देखते हैं, सत्येंद्र दुबे हैं, संजीव चतुर्वेदी, एक बहुत बड़ा नाम आता है टीएन सेशन। उनके लिए कहा जाता था कि ही यूज्ड टू ईट पॉलिटिशियंस इन द ब्रेकफास्ट, कितना बड़ा चेंज लाया उन्होंने। देन देर आर अदर पीपल लाइक किरण बेदी। किरण बेदी का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक ऐसा आ जाता है कि कितनी वर्चुअस इंसान थी वो। सो दीज आर सम पीपल जो चेंज लाते हैं सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज दे अप्लाई देयर माइंड बेस्ड ऑन विजडम एंड इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, एंड दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट। वो कहीं भी कुछ भी एक्शन नहीं कर देते हैं। तो आज हमने देखा ओवरऑल कि व्हाट इज वर्च्यू एथिक्स। हमारा पूरा वर्च्यू एथिक्स अब यहाँ पे समाप्त हो चुका है। वर्च्यू एथिक्स में हमने जो नॉर्मेटिव साइंस पढ़ा था, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे डीओंटोलॉजी। डीओंटोलॉजी में कांतियन फिलोसफी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसफी, कांतियन फिलोसफी, दैट इज एक्शन बेस्ड फिलोसफी। हमने देखा था एजेंट एक्शन एथिक्स जो होता है, तो अभी वर्च्यू एथिक्स एजेंट बेस्ड है, डीओंटोलॉजी एक्शन बेस्ड होगी और टीलियोलॉजी भी एक्शन बेस्ड होगी। यही 3 फिलोसफी जो है बहुत मेन है पूरी की पूरी एथिक्स में। तो हमने देख लिया सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल की तीनों चीज़ें, उसकी 4 प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्राइन ऑफ मीन एंड द मेन एम और पर्पस। देन हमने एसेंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ एरिस्टोटल फिलोसफी पढ़ा। कल हम थोड़ा सा वीकनेस और क्रिटिसिज्म है इसका देख लेंगे, और उसके बाद हम कांतियन फिलोसफी स्टार्ट करेंगे कल से। और उसके बाद फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रयागराज आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली में हो और यहाँ जुड़ना चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेज में, तो आप अगर 30 नवंबर के पहले इनरोल करते हो तो आपको 35% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं तो BR10 कोड यूज़ करने से आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर ऑफलाइन सेंटर्स हमारे मुखर्जी नगर में भी सेंटर हैं और करोल बाग में भी हैं। आप अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे इस नंबर पे, मैं नंबर्स को एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये मुखर्जी नगर सेंटर के लिए और यहाँ पे ये करोल बाग सेंटर के लिए है, और आप प्रयागराज के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.